गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन जब हम डिफेंस के लिए स्टडी करते हैं, माने कि एयरफोर्स और नेवी के लिए जब भी स्टडी करेंगे तो इसको हम एज ए टॉपिक नहीं एज ए चैप्टर ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंडक्शन होता है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट है किसी भी मेटल्स के अंदर या लिक्विड या गैसेस के अंदर, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में देखिए क्या होता है, हमारे पास मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कैरी करते हैं। लेकिन लिक्विड और गैसेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेटल में जो भी करंट फ्लो होगा वो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा, लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड या गैसेस की तो उसमें नेगेटिव चार्जेस भी कंट्रीब्यूट करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक को समझ के चलिए। डाइलेक्ट्रिक्स देखिए क्या होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो हम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन हर एक इंसुलेटर को आप डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते। उसके पीछे का कंडीशंस क्या है, आप एक इंसुलेटर को तब डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं अगर आप उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ माइनर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। जनरली इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ इंसुलेटर्स जिनके अंदर ऑटोमेटिक अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उनको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। अब समझिए, देखिए होता क्या है इसके अंदर। देखिए, दे आर नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक है। इस डाई इलेक्ट्रिक्स में देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आयंस है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। शुरुआत के अंदर देखिए क्या होता है, जब बिल्कुल इनिशियल कंडीशंस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होता है, पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या करा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और इस फिगर में आप एक काम करिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको इस तरफ बनाइएगा। तो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया और इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। देखिएगा, एक बार थोड़ा सा फिगर में मिसकंसेप्शन है। आप ऐसे करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से बनाइएगा। इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ है। अब हुआ क्या, इस तरफ पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खींच लिया। शुरुआत में क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये यहाँ पर आयन की फॉर्म में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया। उसी तरीके से इस तरफ वाले मॉलिक्यूल्स को नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर भी हल्का सा आयन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से जब फॉर्मेशन हुआ तो आप ध्यान से देखिएगा, बीच का जो पोर्शन है इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा। इस तरीके से बीच के सारे जो चार्जेज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और साइड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज बच जाता है और इस साइड में पॉजिटिव। देखिए, इस साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज बच गया और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब हुआ क्या, देखिए, इस अगर बात करें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डाइलेक्ट्रिक अब हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है।
लेकिन ये जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है, उसके बराबर का नहीं होता ना उससे ज़्यादा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। डाइइलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि बीच के चार्जेस गायब हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और साइड में पॉजिटिव बचेगा, इस तरफ नेगेटिव, तो ये भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। अब डाइइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। बात करते हैं नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। अब अगर कोइंसाइड कर दिया तो नेट चार्ज कितना होगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके नीचे नेगेटिव चार्ज। अगर बात करें नेट चार्ज की तो नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज हमारे पास 0। और अगर कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना, 0। डिस्टेंस 0 हो गया तो आप बात देख के चलिए, डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है 2L इंटू में Q, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास 0 है, तो नेट डाइपोल मोमेंट अपने पास आ गया 0। और तीसरी बात यह है कि ये सिमेट्रिक होता है नेचर में। सिमेट्रिक का मतलब पता है, यहाँ पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, आप इसको कट करिए किसी भी तरीके से, ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में जाएगा। ये थे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। दूसरे हमारे पास होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या है, आपको पॉजिटिव चार्जेज हैं और नेगेटिव चार्जेज हैं, वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन रहेगा। ठीक है, अगर सेपरेशन है तो डिस्टेंस है तो कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। और सिमेट्री में ये नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए आप इस तरफ से जब इसको कट करेंगे तो ये हिस्सा पॉजिटिव का आएगा, ये हिस्सा नेगेटिव का, तो इसका मतलब है ये सिमेट्री में नहीं है। सिमेट्री का क्या होता है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। ये हमारे पास था नॉन पोलर और पोलर डाइइलेक्ट्रिक के बीच में डिफरेंस, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा कि बताइए डाइपोल मोमेंट जो है पोलर इलेक्ट्रिक का होता है कि नहीं होता, तो आपने बोलना है हाँ भैया डाइपोल मोमेंट पोलर का होता है, क्योंकि उनके बीच के जो चार्जेज हैं, चार्जेज में कुछ ना कुछ गैप होता है, कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये क्या बला है, ये एक ऐसी बला है जब हमने इस डाइइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो शुरुआत में बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से ये एज एन हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करने लग गया। इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करा, तो इंक्रीज करते गए तो एक ई की एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करता है, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू तक जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है वो एज एन इंसुलेटर काम करता है, और अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करने लगता है, उस वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, ये जो भी प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में ये हमारे पास एज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करने लग गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये दो टर्म्स थे हमारे पास। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डाइइलेक्ट्रिक एंड वी कीप इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एट सम स्टेज द डाइइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर। जब वो डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाए, जब वो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करने लगे, तो इस प्रोसेस को देखिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप टू विच देयर इज नो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता, उसको इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो कि एयर के लिए
3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम है। 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो आपने बताना है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। देखिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर एंड पोटेंशियल डेवलप्ड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी कि आपने किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज दिया और वो चार्ज देने के बाद उस कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, उनके अगर रेशियो हम लेकर के चलें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको आप डायरेक्ट ऐसे आपने 12th में पढ़ा होगा, Q = CV। बस ये जो लाइन है, ये जो फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। इसको आप या तो ऐसे याद रखिए, चार्ज का रेशियो हमारे पास पोटेंशियल के साथ, या आप ऐसे याद रखिए Q = CV, जो कि मोस्ट कॉमनली आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का वो था याद रखने के लिए बेसिक सा डेफिनेशन। अब एज एन फिजिक्स में अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिटी। एक यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में है, आपको डेफिनेशंस एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछी जाएंगी। आपने बस ये बात याद हो कि Q/V को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। Q/V यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपको एग्जाम में याद हो, डेफिनेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। उसके बाद जो कैपेसिटेंस है उसका ऐसा यूनिट है फैराड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कूलाम्ब पर वोल्ट। कूलाम्ब पर वोल्ट, ठीक है ना, कूलाम्ब पर वोल्ट। मेन एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस आता है यहाँ से, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का SI यूनिट बताइए, तो हमारे पास है कूलाम्ब पर वोल्ट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है M-1 L-2 T4A4A2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल का रखिएगा, पोटेंशियल का यानी वर्क डन का, और ऊपर आप रख सकते हैं A/T, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या किस तरीके से विभिन्न जो हमारे पास है चीज़ें हैं उन पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इसमें से फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है साइज़ ऑफ कंडक्टर। यानी कि साइज ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर आप कंडक्टर का साइज इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप कंडक्टर का साइज इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप साइज डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। साइज पे डिपेंड करेगा। सेकंड है शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। जब आप चेंज करते हैं किसी कंडक्टर का शेप तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, और पोटेंशियल अगर चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस है Q/V = C है। अगर आपने V को चेंज कर दिया तो C भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से कंडक्टर के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है और उसके सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आएंगे। आप इसमें मीडियम इन बिटवीन कंडक्टर भी लिखिएगा और सराउंडिंग भी लिखिएगा। इसमें से कैसे डिपेंड करता है? देखिए, जो पोटेंशियल है वो बाहर के जो हमारे पास आसपास के इर्द गिर्द के जो भी सराउंडिंग में है उस पर डिपेंड करता है, और अगर पोटेंशियल सराउंडिंग्स पे डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी करेगा। ये चीज़ थी। यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन ये होता है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो आपको दे देगा साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइज के साथ 3 ऑप्शन और दे देगा जो कि इनमें से नहीं होंगे। 3 ऑप्शन और देगा जो कि इनमें से नहीं होंगे, तो आपने सेलेक्ट करना है। तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि भैया साइज पे है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। या फिर आपको कैसे देगा? ये 3 ऑप्शन देंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन एग्जाम में आएंगे। इसके साथ आएगा ऑल अबोव, 4th ऑप्शन आएगा ऑल अबोव, कि भाई सभी पे करता है, तो आपने ऑल अबोव टिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
अब अगर बात करें स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, स्फीयर के शेप में जो कंडक्टर होते हैं उनका कैपेसिटेंस कितना है, तो उसको आप डायरेक्ट याद रखिए, C इज इक्वल टू 4πε0 KR। यहाँ पर K जो है ये मीडियम जो मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। K हमारे पास मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, R रेडियस है उस स्फेरिकल कंडक्टर का, और C जो है ये हमारे पास उसका कैपेसिटेंस है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू R। लेकिन अगर हम बात करें एयर की, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, इस वजह से कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। इसमें से थोड़ा सा चेंज और भी कर सकते हैं कि भाई 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू R/9 इंटू 10⁻9। ये भी हमारे पास एक मेथड है लिखने का, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, देखिए एक फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद रखिए। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है कंडक्टर का वो होता है हाफ CV²। C यहाँ पर है कैपेसिटेंस और V यहाँ पर है उसका पोटेंशियल। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसकी कि क्या ये हाफ CV²। इसमें देखिए हमें एक रिलेशन पता है कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। C की ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास एक दूसरा भी फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी जो है वो हाफ क्यू इंटू V के इक्वल है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर हम V की वैल्यू क्यू अपॉन C पुट कर दें तो हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला आएगा जो है हाफ क्यू² अपॉन में C, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला हमारे पास है एनर्जी के, हाफ क्यू इंटू V, हाफ CV², हाफ क्यू² बाई C। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। इसमें से एग्ज़ाम में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आपको चार्ज दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया, आपसे कहेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करिए, तो आप सिंपल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है और ये बाकी के दो याद है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे तो कैलकुलेशंस ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ चार्ज और कैपेसिटेंस देगा, इन दो में से ये दोनों वैल्यू किसी में भी नहीं है। आपको उसके लिए पोटेंशियल का ज़रूरत पड़ेगा जो कि एग्जामिनर देगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए तीनों फॉर्मूले आपने याद करके चलने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है, मान लिया एक हमारे पास यहाँ पर कोई कंडक्टर है, एक यहाँ पर कोई कंडक्टर है। ये पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C1 और इसका पोटेंशियल है V1। दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C2 और इसका पोटेंशियल है V2। हमने क्या करा, इनको किसी वायर से ज्वाइन कर दिया, और वायर से जब इनको ज्वाइन करा तो देखिए इनके अंदर ना चार्जेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अगर पोटेंशियल दो हमारे पास अलग अलग दो पोटेंशियल के मेटल्स हैं या कंडक्टर हैं और उनका पोटेंशियल अलग अलग है, तो जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे ना तो उनमें चार्जेज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फ्लो जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हमने इन दोनों को ज्वाइन करा पोटेंशियल फ्लो होगा, चार्जेज का फ्लो होगा। चार्जेज का फ्लो एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहाँ पे रुक जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल क्या है जो दोनों का इक्वल है, उसको फाइंड आउट करते हैं। V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस फॉर्मूला से, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अब जब हमने ऐसा करा तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में, देखिए चार्जेज फ्लो होंगे तो वायर हीट होगा और हीट होगा वायर, तो इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि एनर्जी हमारी लॉस हो गई। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया जो लॉस ऑफ एनर्जी है डेल्टा U वो हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर।
इस फॉर्मूला से आप लॉस ऑफ एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखने हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम, देखिएगा बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।